अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं और पाकिस्तानी तारीख़ के ऊपर और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फिर मुख्तलिफ कई चैनल्स में, अल जज़ीरा में और कई डिफरेंट चैनल्स पे बैरून मुल्क अगर आप देखें लंदन में हैं लेकिन पाकिस्तान का जो सही पोस्चर है, मेरा ख़्याल है चंद लोग हैं जो इतने आसान तरीके से उसको सरअंजाम दे रहे हैं। अब मेरे साथ कई प्रोग्राम आपने देखे, कई लोगों का क्रिटिकल या नेगेटिविटी के हवाले से बातें कही आई, लेकिन मैंने परखा इन चीज़ों को, मैंने देखा कि नहीं। और मुझे मेरे पास चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब के हैं महबूब कादिर शाह साहब बैठे हुए थे और वो डॉक्टर शाहिद कुरैशी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि हिस्ट्री के बारे में और तारीख के बारे में जितना इन्होंने पता है और ये जो कि आप तारीख में चीजें लेके जा रहे हैं। आज बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। दो बातें मैं रखूंगा। एक तो आपने कमेंट्स बॉक्स में देख लिया, लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हैं एमएम आलम के बारे में और बाकी लोगों के बारे में। वो मैं चाहूंगा वो जवाब इन बिटवीन किसी वक्त दीजिएगा। लेकिन हम जो तारीख का हमने औराक पलटने शुरू किए हैं, उस बारे में आप वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने सिलसिला मुनक़ते किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो इल्हामा इक़बाल रहमा के इस शेर से करता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो इससे आगे चलते हैं। आपने जो मुझे सवाल भेजे, आपके किसी जिसने प्रोग्राम देखा उसने सवाल किया एमएम साहब के बारे में कि उनके बारे में हमने जो कमेंट किया था लास्ट टाइम। तो पहली बात ये है कि वो जो हमने उसमें ये कहा कि एमएम साहब ने पाकिस्तान की करेंसी 131% डी वैल्यू कर दी याहिया खान के फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से। ये डॉन की खबर है, डॉन अखबार ने ये खबर लिखी। दूसरा सही। जो गुरदासपुर या डिस्ट्रिक्ट के बारे में या अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो खबर है कि कायद-ए-आज़म ने उनको भेजा वहाँ पे चार्ज लेने के लिए कि अगर गुरदासपुर पाकिस्तान में शामिल हो तो आप उसका चार्ज ले लेना। ये बात एमएम अहमद साहब ने खुद लिखी है अपने एक मैगज़ीन में अल निहाल में 1995 में। तो जब आपके जो ये लोग खुद ये चीज़ें लिख रहे हैं तो यू डोंट शूट द मैसेंजर, यू नो। आप उसको और बाकी जो उनकी फतूहात हैं उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। मीर जाफ़र जो था वो वज़ीर-ए-आज़म था सिराजुद्दौला का और सिराजुद्दौला ने उसको 2 दफ़ा माफ़ किया था। इसी तरह अली अल कमी जो था वो अब्बासी खलीफा का, वो भी प्राइम मिनिस्टर था जिसने चंगेज़ खान के साथ जाके मुआहिदा कर लिया और 80,000 लोग एक रात में चंगेज़ खान ने बगदाद में कत्ल कर दिए। मीर सादिक जो था वो बहुत क्लोज़ था टीपू सुल्तान के। और ये बताया गया कि जब टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई तो उसके पास इतना असला मौजूद था कि वो कई महीनों बल्कि कई सालों तक वो लोग लड़ सकते थे। तो अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के किलों के दरवाजे जो है ना वो बाहर से नहीं किसी ने तोड़े, वो अंदर से खोले गए। एक बात। दूसरी बात है कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि हैंड ऑन योर शोल्डर इज क्लोज टू योर नेक। यानी जो बंदा हम्म। आपके सबसे ज्यादा करीब होता है वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो ये एमएम साहब की बाकी फतूहात के बारे में तो हमने कोई बात नहीं की, हमने तो जो फैक्ट्स है वो बता दिए। दूसरा कमेंट जो था वो ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने वो नमाज नहीं पढ़ी कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा की। तो भई अगर आपकी इमाम के साथ नहीं बनती है, अब इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग भी हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं सऊदी अरेबिया में जो उनके फ़िरके को नहीं मानते लेकिन वो जाके नमाज़ पढ़ते हैं उनके पीछे। तो आपकी गरज तो जो बंदा फौत हुआ आपने तो उसका नमाज़ जनाज़ा पढ़ना है ना, जो मौलवी का तो नहीं पढ़ना जो मौलवी नमाज़ जनाज़ा पढ़ा रहा है। लेकिन जो कोटेशन है उसमें ये थी कि आपके सेकंड खलीफा ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही हुई है। आप उसको चेक करें, अगर आपको नहीं पता तो हम उसका रेफरेंस दे चुके हैं ऑलरेडी। वो आर्टिकल्स में हमने इस कमेंट में वो लगा दिए थे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे थोड़ा-सा आगे चलते हैं कि जो पाकिस्तान है यानी आज 15th ऑफ जुलाई है और 15th ऑफ जुलाई को 2016 को तुर्की में जो है ना वो एक कू हुई थी, फेल्ड कू हुई थी जिसमें गूलन फतेहुल्लाह गूलन के पैरोकार इन्वॉल्व थे।
और उन्होंने फौज के अंदर से एयरफोर्स ने, बल्कि ये दुनिया में पहली दफा देखने में आया कि एयरफोर्स ने अपनी पार्लियामेंट के ऊपर बमबारी कर दी। एयरफोर्स के पायलट जो थे वो अपने ही पुलिस स्टेशनों को उड़ा रहे थे। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये वाकया पेश आया 15 जुलाई 2016 को, तो कू से चंद घंटे पहले मैं और मेरे साथ जो मेरा डेलीगेशन थे, हम लोग प्राइम मिनिस्टर बिन अली यल्दरम के साथ मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसको बाद में उन्होंने बॉम्ब किया वहां पे। और उस सारी रात जो था वो हम फिर कोनिया वापस आ गए। वो तुर्क जो थे वो अजानें होती रही मस्जिदों के अंदर, और फिर जब उन्होंने उस कू को नाकाम बना दिया, जो मौजूदा तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये उस वक्त आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने उनके गले में बेल्ट डाल के एयरफोर्स के लोग चीफ ने कहा कि तुम कू का ऐलान करो। तो उसने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर अगले दिन जो है वो तुर्की की अवाम ने और पुलिस ने उन फौजियों को, उन बागियों को गिरफ्तार कर लिया। और मैं चूंकि वहां मौजूद था, मैं इसका विटनेस हूँ। फिर मैं दोबारा अनकरा गया तो फुरकान हमीद साहब हमारे जो टीआरटी उर्दू के चेयरमैन हैं और जियो और जंग में भी लिखते हैं, वो मेरे दोस्त, वो मैं उनके साथ था, सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। तो उसके बाद जो मैंने लिखा कू के बारे में, हमें गुलन के बारे में नहीं पता था। इन्होंने पाकिस्तान में भी स्कूल खोले थे, तुर्क स्कूल खोले हुए थे, और इनका एक बड़ा सेंसिटिव नेटवर्क था भी। एक एडम टेलर बता रहे थे कि इन्होंने स्कूलों के नाम पे मुख्तलिफ 100 से ज्यादा मुल्कों में पेनिट्रेट किया। और उन मुल्कों में जहां पे सीआईए नहीं जा सकती थी, तो वो इनके स्टाफ को इस्तेमाल करती थी पेनिट्रेट करने के। अब तक एज वी स्पीक तो 20,000 से ज्यादा फौजी जो हैं वो निकाले जा चुके हैं तुर्की की फौज से, जिनका इस नेटवर्क के साथ ताल्लुक था। इसी तरह 1400 के करीब जजेस थे जो गुलन नेटवर्क के खिलाफ वारंटी नहीं इशू करते। इसी तरह पुलिस में जो थी वो भी बहुत ज्यादा इनकी इन्फिल्ट्रेशन थी। अनकारा का जो साबिक पुलिस चीफ है वो मेरा दोस्त है, वो उसको टैंक शेल लगा था। तो उसने मुझे बताया कि हमारी पुलिस के अंदर इनकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाती थी, और उसी तरह कुत्ते लाइन लगे रहते थे। तो जब हम इसको देखते हैं, इस पूरे मामले को, इस पूरे नेटवर्क को जब स्टडी करते हैं, तो उसके जो मॉडल है वो बिल्कुल जो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों ने मूवमेंट शुरू की, अहमदिया मूवमेंट के नाम से, मोहम्मद कादियानी ने जो मूवमेंट शुरू की, वो उससे बहुत मिलती जुलती है। और मैंने आपको एक आर्टिकल भी भेजा है, किताब भी भेजी है द मेहदी के नाम से, आप उसको दिखाइए। द मेहदी का नाम, जी जी, मैं कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे वो चले, जी बैकग्राउंड पे वो चले, वो टाइटल और वो चीजें जो है चल सके। जी जी। तो जब फिर उसके बाद 1919 की जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि जो अहमदिया लोग थे, इन्होंने तहरीक खिलाफत के अंदर जो है वो कोई हिस्सा नहीं लिया, मतलब दे टेक नो पार्ट इन दी। और उसका जो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अहमदिया मूवमेंट 1919, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी थी, और उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने बिल्कुल कोई इस तरह का हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा उसको हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लेके आते हैं कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसकी क्या सिचुएशन है। तो पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान जब था, जब ये मूवमेंट शुरू हुई, तो 1908 में जो मर्दमशुमारी हुई थी, उसमें इनकी तादाद, कादियानियों की तादाद 18,000 थी। फिर 1921 में जब मर्दमशुमारी हुई, उसमें इनकी तादाद 30,000 थी। फिर 1930-31 में जो मर्दमशुमारी हुई, उसमें इनकी तादाद 56,000 यानी 56,000 इनकी तादाद थी। और ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ये मिर्जा बशीर अहमद साहब ने अल फजल, जो इनका मैगजीन है इस कट का, उन्होंने 5 अगस्त 1934 को ये सारे फिगर्स कंफर्म किए जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अब हम इसको पाकिस्तान के मौजूदा पर्सपेक्टिव के अंदर लेके आते हैं कि जुलाई 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट सबमिट की,
जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि 1981 में कादियानियों की जो आबादी थी पाकिस्तान में वो 1,42,000। उसके बाद जो 2018 में जो जब ये फिगर सबमिट किए गए तो इनकी आबादी बताई गई 2,86,212, यानी 22 करोड़ की आबादी में 2018 में जो कादियानियों की टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान में वो 2,86,212 है। और इसमें इस दौरान में जो फिगर ये है गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट में जो सबमिट डॉक्यूमेंट, उसमें ये कहा गया कि 10,205 मुसलमान या जो क्रिश्चियन है ये लोग कादियानिज्म की तरफ कन्वर्ट हुए, और इसी तरह 4,749 4,749 जो लोग थे वो कादियानियों से मुसलमान हो। इसी तरह 4,749 लोग क्रिश्चियन बन गए, और 2,097 जो लोग थे वो हिंदू बन गए। ये हमने छापा हुआ है, ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें हम कोई वो तब्दीली तो नहीं कर सकते किसी तरह से, सरकारी डॉक्यूमेंट है। अब इनकी जो पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर वो ये 22 करोड़ के मुल्क के अंदर इनकी ये पॉपुलेशन है जो हम देखते हैं, और इनकी आबादी भी एक स्टेडी स्पीड से बढ़ रही है, और इनको मुकम्मल जो फैसिलिटीज हैं वो एज ए पाकिस्तानी शहरी वो इनको हासिल है, और वो होनी भी चाहिए। तमाम लोग, आपके कोई भी अकायद हों, आपको मुकम्मल हासिल है पाकिस्तान के अंदर। कायद आज़म अलैहिर्रहमान ने ये फरमाया कि तमाम लोगों को इक्वल राइट्स अवेलेबल होंगे एज ए सिटीजन। अब यही बात पाकिस्तान के जो वजीर खारजा थे खुर्शीद कसूरी साहब, वो लंदन में थे, तो पार्लियामेंट में एक मीटिंग हो रही थी, मैं भी मौजूद था उसमें, खुर्शीद कसूरी साहब भी आए हुए थे, क्लियर मोदी भी मौजूद थे वहाँ पे। तो वहाँ के एक एमपी ने दावत दी उनको, क्योंकि इनका एक नए सेंटर का इफ्तिताह हो रहा था कादियानियों के लंदन में। सेंटर का लफ्ज इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मस्जिद का लफ्ज मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक है, तो कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो खुर्शीद कसूरी साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को ये बताया कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं उनको बरतानिया की मिनॉरिटी से ज्यादा हकूक हासिल है। इसमें कोई शक नहीं है, ये रियलिटी है। उनको पाकिस्तान में दे हैव राइट टू वोट ट्वाइस, वो 2 दफा वोट करते हैं जनरल इलेक्शंस में, एक अपनी स्पेशल सीट में करते हैं वोट, और फिर एक वो जनरल अपना जो उनका बिल्कुल तो सही। ये जो था वो उन्होंने जवाब दिया इसका, अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। अब आपने, जैसे मैंने आपको वो बताया कि इल्लामा इकबाल जो हमारे शायर मशरिक हैं, हमारे बहुत बड़े फिलोसफर हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, उन्होंने एक लेटर लिखा नेहरू को, और ये लेटर उन्होंने लिखा 21 जून 1936 को। ये मैंने आपको भेजा है, इसकी कोटेशन सारी साइटेशन मौजूद है, जिसमें इल्लामा इकबाल ने नेहरू से ये कहा कि मुझे, उन्होंने अंग्रेजी में ये कहा कि आई हैव नो डाउट्स इन माय माइंड दैट अहमदीज आर ट्रेटर्स बोथ टू इस्लाम एंड टू इंडिया। ये कायद आज़म, ये इल्लामा इकबाल के उस लेटर के अंदर, ये मैंने आपको सिर्फ एक कोटेशन पढ़, काफी लंबा खत है, आप उसको पढ़ सकते हैं सारा जो कुछ उन्होंने इसमें लिखा है। तो इसके बाद, इससे इससे पहले जब, यानी अब ये सवाल पैदा होता है कि इनको एक एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसने इनको क्रिएट किया, फिर इस मूवमेंट को उन्होंने स्पॉन्सर किया, जैसे और भी दुनिया में बहुत सारी मूवमेंट्स चलती हैं। और 24 फरवरी 1898, 1898, 24 फरवरी को इनके जो लीडर थे मिर्जा गुलाम अहमद, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को खत लिखा, और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आपके खुद काश्ता पौधे हैं, यानी कि वी आर योर क्रिएशन। और मिर्जा बशीरुद्दीन जो उनका बेटा है, उसने 1 नवंबर 1934 को ये कहा कि दुनिया हमें ये कहती है कि हम ब्रिटिश एजेंट हैं। ये मिर्जा बशीरुद्दीन साहब ने 1 नवंबर 1934 को ये इन्होंने अपने जो, इनका जो मैगजीन है अल फजल, उसमें ये इन्होंने लिखा है। तो मैंने जो आपके सामने गुजारिशात रखी हैं, ये सारी चीजें बताई, ये हमने अपने पास से इसको क्रिएट नहीं किया, ये हमने, वी आर नॉट ड्रीमिंग अबाउट इट।
बट दे आर रियल। और अगर किसी ने इस हिस्ट्री को नहीं पढ़ा तो बाय ऑल मीन्स उसको वो चाहे तो वो उस पर मुकम्मल जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, उसको जाके थॉरो चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन बगैर रिसर्च किए हुए किसी के पर अगर किसी इंफॉर्मेशन का आपको नहीं पता, तो वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नो अगर आपको एक्सक्यूज। कानून का नहीं पता है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कानून का नहीं पता था तो लिहाजा मैं कानून तोड़ दूं। और इसी तरह कानून में ही एक चीज है, चूंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, कि जब कोई कोर्ट का नया फैसला आ जाए तो पुराने फैसले ऑब्सोलीट हो जाते हैं। आप भी वकील हैं, आप समझते हैं इस बात को कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नया फैसला दे दे तो पुराने प्रेसिडेंट जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जिन लोगों को इस इंफॉर्मेशन का नहीं पता था और अब उनको इस इंफॉर्मेशन का पता चल गया है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की थीम क्या थी, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, तो बाय ऑल मीन वो वापस आ सकते हैं। उनके लिए दरवाजे खुले हैं इस्लाम के। बेशुमार लोग, प्रोफेसर ताहिर अहमद डार साहब इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, जो इनके इंटेलिजेंस चीफ थे कादियानियों के, वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए हैं और वो अपना जो है वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं इस हवाले से। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, जो भी उम्मत में छपा है उसकी पहली या दूसरी किस्त अभी आ चुकी है लास्ट वीक में। तो हमारी गुजारिशात ये है कि ये पाकिस्तान की एक मुकम्मल हिस्ट्री है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जैसे हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले डीजी रेंजर्स ने एक बयान दिया शर्मीन चुनॉय के बारे में, कि शर्मीन चुनॉय ने ऑस्कर अवार्ड लिया। अब ये खबर जो थी मैंने 4 साल पहले लिखी थी, जब उसको ऑस्कर मिला तो मैंने इसको आर्टिकल लिखा उस पे कि शर्मीन चुनॉय ने ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए पाकिस्तान को मलायन किया। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान में जो अनफॉर्चुनेटली चाहे वो मलाला यूसुफजई हो या डॉक्टर सलाम हो, हम इनको ये देखते हैं कि इन्होंने अवार्ड तो ले लिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। अब शर्मीन चुनॉय ने जब अवार्ड लिया तो जो मैंने अपने आर्टिकल में कोट किया है कि दुनिया में जो उस वक्त एसिड, दुनिया का जो एसिड ट्रस्ट है उसकी जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड अटैक बरतानिया में होते थे और पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली चौथा नंबर था उसके अंदर, इंडिया से भी बाद में था। लेकिन शर्मीन चुनॉय ने वो एक जाली सी प्लांटेड डॉक्यूमेंट्री बना के और उसने ऑस्कर अवार्ड ले लिया। और फिर वो तो कनेडियन शहरी है, शहरी भी है, पाकिस्तान से उसका कोई वो नहीं है, ताल्लुक नहीं बनता। इसी तरह मैं मलाला का भी चेक टच करता जाऊं कि मलाला को जो इन्होंने दिया नोबेल प्राइज उन्होंने उसको दिया। और फिर मलाला ने जो किताब लिखी क्रिस्टीना लैम के साथ मिलके, तो मलाला, ये जो राइटर है क्रिस्टीना लैम, इसकी साथ मेरी मुलाकात हुई 2016 में। रूसी जो एक थिंक टैंक है बरतानिया का, मिलिट्री थिंक टैंक है, वहां पे इसके साथ मुलाकात हुई। तो ये एक पैनल में डिस्कशन में शामिल थी। तो उसमें मुशाहिद हुसैन साहब भी उस वहाँ मीटिंग में बैठे हुए थे। तो जिस औरत के साथ मिलके या जिस जर्नलिस्ट के साथ मिलके मलाला ने ये किताब लिखी, वो औरत है जिसने इसामा बिन लादेन का जाली टिकट खरीदा था कोयटा में। और उसको वो जाली टिकट खरीदने की बुनियाद पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिपोर्ट कर दिया था पाकिस्तान से, और उसने माफी मांगी। तो जब मैंने क्रिस्टीना लैम को ये कहा, उसने कहा कि व्हाई पीपल हेट मलाला। तो मैंने उसको ये बताया कि मलाला जो है उसको लोग जो है, चूंकि उसने आज तक कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की, उसने जो पाकिस्तान मुसलमान फलस्तीन पे उसने कभी आज तक नहीं बयान दिया। तो और मजे की बात यह है, मतलब अनफॉर्चुनेट बात है कि उसकी स्कूल की फीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती रही। और उसके अब्बू को बर्मिंघम काउंसलेट में जो जॉब मिली हुई थी वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी। अब ये सिचुएशन है कि आप लोग ऐसे हीरोज क्रिएट करते हैं जिनका आपको कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए। या वो हीरोज जो, अब जैसे कहते हैं कि ऐसा खंजर खरीदने का कोई फायदा है जिससे आप खुद ही कत्ल हो जाए या जिससे आप नुकसान हो जाए। तो
ये जो सिचुएशन है, इसी तरह डॉक्टर सलाम साहब जिनको नोबेल प्राइज मिला, उनके बारे में यहाँ के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे अहमद इरफान हाशिर फारूकी साहब, उन्होंने इम्पैक्ट में लिखा। इम्पैक्ट यहाँ का बड़ा मैगजीन था, उसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टर सलाम साहब से उन्होंने राब्ता किया इंटरव्यू करने के लिए और उनसे पूछा कि आप चीन गए थे, और चीनियों ने बड़ी उनकी इज्जत की कि इतना बड़ा साइंसदान आया है, पाकिस्तान का साइंसदान है, और बड़ा उन्होंने सारा कुछ बताया, जो कुछ कोल्ड टेस्ट वगैरह होते थे। तो जब डॉक्टर सलाम साहब लंदन वापस आए, तो वो पहला मौका था जब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई इस्लामिक बॉम्ब के नाम से। और ये यानी ये बड़ा यहाँ पे एक इम्प्रेशन है कि इस डॉक्यूमेंट्री का जो सोर्स था वो डॉक्टर सलाम साहब थे। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये इम्पैक्ट मैगजीन में छप चुकी है, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा। इसके अलावा एंथनी टक्कर जो है, एंथनी टक्कर एक गार्डियन अखबार है बरतानिया का बहुत बड़ा, गार्डियन अखबार में एंथनी टक्कर ने जो ओबिचुरी लिखी डॉक्टर सलाम साहब की, उस ओबिचुरी में उसने ये कहा कि डॉक्टर सलाम साहब जो थे वो न्यूक्लियर के खिलाफ थे, यानी वो इस चीज के खिलाफ थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करे। उनका पगवाश के जो फिलॉसफी थी वो उस पर बिलीव करते थे। जाहिर है हर आदमी को हक हासिल है वो जिस मर्जी फिलॉसफी पे बिलीव करे। और फिर एंथनी टक्कर ये लिखता है कि उनके इस नॉलेज का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये बात छपी गार्डियन में, तो आप मुझे तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, मैं आपसे, और ये हमने आर्टिकल इस पे हम लिख चुके हैं, ये आर्टिकल में ये कोट है सारी साइटेशन इसकी। अब ये वो हिस्ट्री है कि जो पहले जमाने में होता था, जब इंटरनेट नहीं था, आपके पाकिस्तान से लीडर आते थे यहाँ पे, वो अपना जो वो कहती जी, हम सुनते थे कि वो इलाज कराने जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता था वो कब आए कब गए। अब इंटरनेट का जमाना, आपका लीडर लेट पहुंचता है, उसकी खबर पहले तैयार होती है, वो कहाँ गया क्या हुआ। तो और दूसरी चीज ये है कि यहाँ बरतानिया में हमारा एक इदारा है, उसको कहते हैं नेशनल आर्काइव। तो नेशनल आर्काइव जो है वो मेरे पास भी उसकी सब्सक्रिप्शन है। तो जब भी कोई फाइल, गवर्नमेंट फाइल डीक्लासिफाई होती है, तो हमें उनकी तरफ से ईमेल आती है कि जो फलाने सन की जो फाइल थी वो डीक्लासिफाई होती है, क्योंकि हर फाइल के ऊपर लिखा होता है कि इस फाइल ने 25 साल के बाद, 30 साल के बाद डीक्लासिफाई होना, उसकी तारीख लिखी होती है कि किस दिन इस फाइल को डीक्लासिफाई होना, ताकि जो हिस्टोरियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, वो उसके ऊपर तहकीक अपनी मुकम्मल कर सकें। अब ये मेरी आज छोटी सी गुजारिश थी आपके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। दोबारा आपको तकलीफ देनी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो अगला हमारा प्रोग्राम है वो ईद के दिनों पे, ईद उल अज़हा के दिनों पे चले। अभी बहरहाल इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।